चंद्रगुप्त अब एक विचित्र से मति भ्रम का शिकार होता जा रहा था। वो जो कुछ भी देख सुन रहा था, उस पर वो विश्वास करे या ना करे, ये तय कर पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसकी इंद्रियां शिथिल और दिमाग एकदम सुन्न होता जा रहा था। और ऐसी मानसिक अवस्था में जब रानी रमणिका ने उसे यह बताया कि कल रात अमात्य राक्षस ने राजकुमारी नंदिनी का वध करवा दिया, तो जैसे चंद्रगुप्त अपने बचे खुचे होशो हवास भी खो बैठा। वो बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, यह असंभव है। नंदिनी मर नहीं सकती। रानी रमणिका को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने चंद्रगुप्त को एक बार फिर से अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे एक बार फिर से बिस्तर पर लिटाते हुए बोली, मैं आपकी मनोदशा समझती हूं सम्राट चंद्र, किंतु दुर्भाग्य से यह सच है। ये कहते कहते रमणिका भी चंद्रगुप्त की बगल में लेट गई और उसके बालों को हौले हौले सहलाने लगी। चंद्रगुप्त पर अभी एक मदहोशी सी छाने लगी थी, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में अभी भी नंदिनी का ही ख्याल था। वो फिर से बड़बड़ाते हुए कहने लगा, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। नंदिनी यूं मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकती। और कल रात नंदिनी यहां कैसे हो सकती थी? वो तो एक समुद्री लुटेरे के चंगुल में फंसी हुई है। सेनापति शंभुनाथ उसे पलाक्षु द्वीप पर लेने गए हैं और वो अमात्य राक्षस यहां कैसे आ सकता है? वो तो गांधार में छिपा बैठा है। ये कहते कहते चंद्रगुप्त एक बार फिर से बिस्तर से उठने लगा और रमणिका को अपने से दूर हटाते हुए बोला, नहीं रानी रमणिका, या तो आप मुझसे झूठ बोल रही हैं या फिर आपको भी कोई धोखा हुआ है। इस पर रमणिका ने उसे फिर से बिस्तर में खींचते हुए बहुत ही भोलेपन से कहा, नहीं नहीं सम्राट, धोखा तो आपको हुआ है। और कल रात आपने नंदिनी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, तब से ही आपकी ये मनोदशा हो गई। आप तभी से पता नहीं कैसा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। आपके हृदय पर बहुत ही गहरा आघात लगा है सम्राट। एकाएक उसने चंद्रगुप्त को अपने आगोश में भर लिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, किंतु आप चिंता मत कीजिए सम्राट, मैं हूं ना आपके पास, आपकी दासी रमणिका। मैं इस आघात को सहन करने में आपका साथ दूंगी सम्राट। आइए अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आपके सारे दुख दूर कर दूंगी सम्राट। ये कहते कहते रमणिका अपने कपकपाते हुए होठ चंद्रगुप्त के होठों पर रखने लगी, मगर तभी चंद्रगुप्त ने उसे दूर धकेल दिया और गुस्से से तमतमाते हुए चिल्लाया, दूर हट पापिन। अचानक चंद्रगुप्त का ये रौद्र रूप देखकर रमणिका सहम कर पीछे हट गई। चंद्रगुप्त अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सच सच बता कि ये तो मुझे किस जाल में फंसा रही है और मेरा साथी उग्रसेन कहां है, अन्यथा मैं तेरे प्राण ले लूंगा। रमणिका का चेहरा अब भय से पीला पड़ गया, मगर तभी पीछे हटते हुए उसका हाथ एक पात्र से जा टकराया। रमणिका ने तुरंत वह पात्र उठाया और उसमें भरा हुआ द्रव चंद्रगुप्त के चेहरे पर उछाल दिया। चंद्रगुप्त एकाएक पीड़ा से छटपटा उठा, क्योंकि द्रव उसकी आंखों में चला गया था और उसे तेज जलन होने लगी थी। एक पल के लिए तो उसे दिखाई देना भी बंद हो गया। वो इधर उधर अपने हाथ चलाता हुआ चीखा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्टा। लेकिन रमणिका बहुत ही इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी कि इस द्रव के प्रभाव से अब चंद्रगुप्त अगले ही पल बेहोश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। चंद्रगुप्त निर्ढाल होकर बिस्तर पर गिर गया। रमणिका कुछ देर वहीं खड़ी
चंद्रगुप्त को देखती रही। फिर वो तेज तेज कदमों से चलती हुई उस कक्ष से बाहर चली गई। अब उसकी मुखमुद्रा बहुत ही कठोर थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वो सीधा दूसरे कक्ष में घुसी। यहां पर उसका गुप्तचर और एक गणिका बैठे हुए थे, जो रमणिका को देखते ही तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए। इस समय उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। रमणिका कठोर स्वर में बोली, मैंने तुम दोनों से जो करने को कहा था उसे तुमने किया क्यों नहीं? यह सुनकर गुप्तचर ने निराशा भरे स्वर में कहा, हमने तो ठीक वैसा ही किया था महारानी जी। कल रात जब चंद्रगुप्त महल के अतिथि कक्ष में गहरी नींद में बेसुध हो गया था, तो आपके आदेश के मुताबिक मैं उसे अंधेरे तहखाने में ले गया था, जहां मैंने उग्रसेन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। उसके बाद मैं इस गणिका को भी राजकुमारी नंदिनी के भेष में वहां ले आया। फिर थोड़ी देर बाद जब चंद्रगुप्त की बेहोशी टूटी, तो हमने उसके सामने वही नाटक किया जो आपने करने को कहा था। मैंने चंद्रगुप्त से कहा कि मुझे अमात्य राक्षस ने भेजा है और मैं नंदिनी को यहां से ले जा रहा हूं। चंद्रगुप्त ने मुझे रोकने की कोशिश की और नंदिनी बनी इस सेविका ने उसके सामने मेरे हाथों मरने का नाटक भी बहुत ही बखूबी किया। लेकिन ये कहते कहते गुप्तचर एकाएक रुक गया। रमणिका ने उसे घूरते हुए पूछा, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? गुप्तचर ने कहा, महारानी जी, अचानक पता नहीं कैसे उग्रसेन अपने बंधन तोड़कर वहां आ पहुंचा और चंद्रगुप्त से कहने लगा कि यह सब झूठ है, ये रमणिका का फैलाया हुआ जाल है, यहां कोई नंदिनी नहीं है। यह सुनकर रमणिका बुरी तरह से झुंझला उठी। तभी गणिका ने कहा, महारानी जी, चंद्रगुप्त तो हमारे झांसे में फंस चुका था। उसे विश्वास भी होने लगा था कि नंदिनी उसकी आंखों के सामने मर गई, लेकिन ऐन वक्त पर उस उग्रसेन ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। तब मजबूरी में हमें चंद्रगुप्त को फिर से बेहोश करना पड़ा। रमणिका अब गणिका पर गुस्से से बरसते हुए बोली, और तुमने चंद्रगुप्त को बेहोशी वाली दवा इतनी अधिक मात्रा में सूंघा दी कि अब उसे यह घटना ही याद नहीं। वो अभी भी यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि नंदिनी उसकी आंखों के आगे मर गई है। गणिका अब कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ी रही। रमणिका ने अब अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करते हुए कहा, खैर, अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। वो चंद्रगुप्त अभी भी मेरे चंगुल में तो है, लेकिन मुझे उसे अपने वश में करना है। और जब तक उसकी याददाश्त कायम रहेगी, जब तक उसके दिमाग में वो नंदिनी रहेगी, तब तक वो मेरे वश में नहीं आएगा। इसलिए अब हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि हम उससे जो भी कहें वो उसे सच मान ले। ये कहते कहते रमणिका कुछ सोचने लगी। फिर उसने गुप्तचर से कहा, तुम नकली उग्रसेन बनकर चंद्रगुप्त के पास जाओगे और उसे अपने विश्वास में लेने की कोशिश करोगे। फिर उसे नंदिनी की मौत के बारे में झूठी कहानी गढ़कर सुनाओगे। देखते हैं इस बार वो क्या प्रतिक्रिया देता है। गुप्तचर तुरंत वहां से चला गया। रमणिका ने अब उस गणिका से पूछा, उग्रसेन को तुमने अब कहां रखा हुआ है तिलोत्तमा? तिलोत्तमा नाम की उस गणिका ने जवाब दिया, उसी अंधेरे तहखाने में, किंतु अब वो वहां से कहीं नहीं भाग सकेगा। हमने वहां पर प्रहरी तैनात कर दिए हैं। लेकिन रमणिका ने बहुत ही असंतुष्टि के भाव से कहा, नहीं तिलोत्तमा, जब तक वो उग्रसेन जीवित रहेगा तब तक हमारे लिए खतरा बना रहेगा। उसे आज रात को ही मार डालो। रमणिका के इस भाव में एक कठोर आदेश भी छुपा हुआ था, जिसे समझते हुए तिलोत्तमा ने अपना सर झुकाते हुए कहा, जैसी आज्ञा महारानी जी, आज रात ये काम हो जाएगा। रमणिका अब थोड़ी संतुष्ट हुई। फिर उसने तिलोत्तमा को एक इशारा किया। तिलोत्तमा ने तुरंत मदिरा से एक प्याला भरा और रमणिका की ओर बढ़ा दिया। रमणिका ने मदिरा का एक घूंट भरते हुए तिलोत्तमा से पूछा, हमारे महाराज पुष्यदमन का क्या हाल है? तिलोत्तमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वे तो पहले से भी अधिक मौज में है महारानी जी। गणिकाओं के आलिंगन और मदिरा के प्यालों में ही दिन रात डूबे रहते हैं। यह सुनकर रमणिका के होठों पर भी एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा है, उस अधम काम पिपासु को ऐसे ही भोग विलास में व्यस्त रखो।
एक दिन वो दुष्ट अपनी इन्हीं लालसाओं में डूबकर मर जाएगा। तब ना तो मुझ पर ही कोई कलंक लगेगा और मेरे रास्ते का यह कांटा भी सदा के लिए साफ हो जाएगा। इस पर तिलोत्तमा ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, कांटा तो उसी दिन दूर हो जाता महारानी जी, जब चंद्रगुप्त पुष्यदमन का वध करने वाला था, किंतु आपने ही बीच में आकर उसे रोक दिया। तिलोत्तमा की बात पर रमणिका ने थोड़े कटु स्वर में कहा, अगर ऐसा हो जाता तो फिर मैं चंद्रगुप्त को अपने जाल में कैसे फंसाती, क्योंकि पुष्यदमन को मारने के साथ ही मगध की समूची सेना हमारे प्रांत पर आक्रमण कर देती और यह प्रांत बड़ी ही आसानी से चंद्रगुप्त के अधीन हो जाता। इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा और मैंने बड़ी ही चालाकी से चंद्रगुप्त को यह कहकर रोका कि मैं न केवल उससे संधि करूंगी बल्कि बाकी के सभी प्रांतों और जनपदों को मगध का आधिपत्य स्वीकार करने को राजी कर लूंगी। तब कहीं जाकर मेरे पिंजरे में फंसा है वो सम्राट। ये कहते हुए रमणिका के होठों पर फिर से एक कामुक मुस्कान उभर आई। चंद्रगुप्त के ख्याल ने उसे फिर से रोमांचित कर दिया था और उसी रोमांच भरे स्वर में उसने आगे कहा, और अब वो हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहेगा। इसी के साथ उसकी खिलखिलाहट भरी हंसी उस कक्ष में गूंजने लगी। उधर आचार्य का प्रमुख गुप्तचर मारतंड तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ सौराष्ट्र की ओर बढ़ा चला जा रहा था। आचार्य चाणक्य को शंका थी कि युद्ध अभियान पर निकला चंद्रगुप्त निश्चित ही किसी मुसीबत में फंस गया है, और आचार्य की यह शंका सही साबित हुई, क्योंकि मारतंड को थोड़ी ही दूरी पर एक विशालकाय सेना दिखाई दी जो मगध की ओर ही आ रही थी। यह देखकर मारतंड अचंभित रह गया। उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो मगध की ही सेना है और ये वापस मगध ही लौट रही है। तो क्या सम्राट चंद्रगुप्त ने इतनी जल्दी अपना युद्ध अभियान पूरा भी कर लिया? लेकिन यदि ऐसा है तो फिर सेना का संचालन सम्राट चंद्रगुप्त क्यों नहीं कर रहे और उग्रसेन जी भी नजर नहीं आ रहे? यही शंका अपने मन में लिए मारतंड तेजी से आगे बढ़ा और उसने सेना का संचालन कर रहे नायक को रोकने का इशारा किया। यह पैदल सेना का नायक था जो मारतंड को बखूबी पहचानता था। मारतंड ने उससे पूछा, नायक ये सब क्या है? बिना सम्राट और उग्रसेन जी के सेना वापस क्यों लौट रही है? इस पर नायक ने सहजता से उत्तर दिया, हमें तो स्वयं उग्रसेन जी ने ऐसा आदेश दिया था। मारतंड का माथा ठनका। वो समझ गया कि निश्चित ही सम्राट चंद्रगुप्त और उग्रसेन किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। अब तक अश्वसेना और गजसेना के नायक भी मारतंड के निकट आ पहुंचे और फिर जब उन्होंने बताया कि किस तरह उग्रसेन ने उन्हें यह कहकर वापस लौटने को कहा था कि राजा पुष्यदमन और शेष प्रांतों से उनकी संधि हो गई है, अतः अब आगे युद्ध की आवश्यकता नहीं है। पुष्यदमन का नाम सुनते ही मारतंड को एक झटका लगा। उसने मनी मन कुछ याद करते हुए अपने आप से कहा, इस पुष्यदमन की रानी तो बहुत ही तिलिस्मी और मायावी औरत है। कहीं उसी ने तो सम्राट को अपने चंगुल में नहीं फंसा लिया? यदि ऐसा है तो मुझे अब शीघ्र ही कुछ करना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो अब क्या करेगा मारतंड? क्या वो चंद्रगुप्त को रानी रमणिका के माया जाल से बचा सकेगा? और रमणिका के यहां कैद उग्रसेन को क्या आज रात मार